गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बीएससी पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स का फिजिक्स की इस ऑनलाइन लेक्चर में स्वागत है। आज के लेक्चर का टॉपिक है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स की बुक का टॉपिक है। अब हम इस टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं कि डी ब्रॉगली नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया। अब हाइपोथेसिस क्या होता है कि जब भी कोई बात एक नए सिरे से ही किसी के द्वारा बोली जाती है तो उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं, जो उसके खुद के दिमाग की उपज होती है। ठीक है, तो डी ब्रॉगली ने 1923 में एक हाइपोथेसिस दिया, प्रपोज किया। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेव को एसोसिएट करें, ठीक है, यानी उन्होंने क्या हाइपोथेसिस दिया कि कोई भी मूविंग पार्टिकल है जो मूव कर रहा है। अब यहाँ पर जो ये मूविंग वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेस्ट मास में कोई पार्टिकल है तो उस कंडीशन, वो रेस्ट कंडीशन में अगर कोई पार्टिकल है तो उसके साथ वेव एसोसिएट नहीं होगी। ठीक है, कि अ वेव कैन बी एसोसिएटेड विद द मूविंग पार्टिकल, कि कोई भी एक तरंग किसी गतिशील पार्टिकल के साथ एसोसिएट हो सकती है। अब तरंग एसोसिएट होगी तो उसकी वेवलेंथ भी होगी, और वेवलेंथ हम किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं कि यदि उस पार्टिकल का मोमेंटम p है तो लैम्डा उसकी जो वेवलेंथ है वो होगी h अपॉन p। ठीक है, जहां पर h जो है वो प्लांक कांस्टेंट है, और जो ये लैम्डा है इसको हम कहेंगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, अब मान लीजिए कि इसी को ही हम फ्रीक्वेंसी और एनर्जी की टर्म्स में कहना चाहें, क्योंकि पार्टिकल का मोमेंटम है तो ऑब्वियस है कि एनर्जी भी होगी, और यदि वेवलेंथ है तो ऑब्वियस है उस तरंग की एक फ्रीक्वेंसी भी होगी। तो जब हम यहाँ पर लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय म्यू और p इज इक्वल टू अंडर रूट 2m रखते हैं, तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू है फ्रीक्वेंसी और एनर्जी की टर्म में वो ये आ जाती है कि यदि कोई पार्टिकल जिसकी एनर्जी E है तो उससे एसोसिएटेड जो वेव होगी, डी ब्रॉगली वेव होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी म्यू इज इक्वल टू E बाय एच के द्वारा हम दे सकते हैं। ठीक है, अब जो ये जिन वेव्स की हम बात कर रहे हैं उनको हम कहते हैं वेव में मैटर वेव या डी ब्रॉगली वेव। अब आपके क्वेश्चंस, ये वाला जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज मैटर वेव, द्रव्य तरंग क्या है, ये आपके एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, खासकर एक एक दो दो नंबर वाले जो छोटे क्वेश्चन होते हैं उसमें। तो तरंग वेव, वेव, द्रव्य तरंग या मैटर वेव क्या है? डी ब्रॉगली के द्वारा दिए गए हाइपोथेसिस के अनुसार गतिशील कण से एक तरंग संबद्ध होती है तो उस तरंग को हम द्रव्य तरंग या मैटर वेव कहते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब इसके बाद हमारे पास दो तरीके के पार्टिकल्स होते हैं। जब हम गतिशील पार्टिकल की बात कर रहे हैं, मूविंग पार्टिकल की बात कर रहे हैं, तो उनकी जो वेलोसिटी है खुद उस पार्टिकल की, तो उस वेलोसिटी के आधार पर हम उनको दो भागों में बांटते हैं, एक रियलिस्टिक और दूसरा नॉन रियलिस्टिक। अब रियलिस्टिक पार्टिकल कौन से होते हैं? जिनकी वेलोसिटी हम लगभग लेते हैं v इक्वल टू c, यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश वेग के लगभग नियर अराउंड अगर वेलोसिटी से कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसको हम रियलिस्टिक पार्टिकल लेते हैं, और उसकी जो मोमेंटम है उसको हम यहाँ पर इस तरीके से देते हैं, एम वी के थ्रू नहीं दिया जाता, बल्कि अब वो फॉर्मूला हमारा चेंज हो गया है, एम वी अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो हमारे पास जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो यहाँ पर लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय पी के द्वारा देंगे, तो पी की वैल्यू हमने यहाँ से रख दी। उसके बाद इसकी जो एनर्जी है, यानी जो रियलिस्टिक पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो एनर्जी है E इज इक्वल टू इस फॉर्मूले से दी जाती है, तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हो जाएगी
K इज इक्वल टू ई माइनस एम सी स्क्वायर। और इन दोनों इक्वेशंस को यूज करते हुए अगर हम पी की वैल्यू को निकालना चाहें तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में इस तरीके से ये वैल्यू निकल जाती है। और काइनेटिक एनर्जी के टर्म में फिर हम किसी भी रियलिस्टिक पार्टिकल की जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है उसको निकाल सकते हैं h/p, और जहाँ p की वैल्यू है ये। ठीक है, अब हम बात करते हैं नॉन रियलिस्टिक पार्टिकल की। अब नॉन रियलिस्टिक पार्टिकल कौन से होते हैं? जिनकी वेलोसिटी जो है वो प्रकाश के वेग से बहुत कम होती है, यानी v इज वेरी वेरी लेस देन c। तो इस कंडीशन में उसका मोमेंटम जो है सिंपली mv हो जाएगा। डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है वो h/mv हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी p स्क्वायर बाय 2m। और यहां से लैम्डा जो है वो हो जाएगा h/√2mk। ठीक है, सिंपल है ये जो टर्म। अब हम जो नॉन रियलिस्टिक पार्टिकल्स के लिए जो ये पढ़ रहे हैं ये लगभग लगभग आपने पढ़ा हुआ है, इसलिए रियलिस्टिक जो पार्टिकल है वहां पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि पार्टिकल अगर रियलिस्टिक है तो उसमें वेलोसिटी v सीधे काम नहीं आएगी, वहां पर हमें जो एक्स्ट्रा टर्म अंडर रूट ये जो नीचे है 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, इसको जरूर एड अप करना है। और इसके बाद अगर हम मान लीजिए कि काइनेटिक एनर्जी जो है उसको पोटेंशियल से रिलेट करें, किस तरीके से कि जो काइनेटिक एनर्जी यानी मूविंग पार्टिकल है ऑब्वियस है उस पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई होगी, तो जिससे कि वो एक्सेलरेट कर रहा है, त्वरित हो रहा है। तो यदि हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू v है तो k हम लिख सकते हैं qv। q चार्ज है तो हमारे पास k की वैल्यू हो जाएगी qv, और हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू h/√2m/q-v। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे पास h की वैल्यू भी हमें पता है, m की वैल्यू पता है, q की वैल्यू पता है। तो इन वैल्यूज को रखने के बाद हम यहाँ पर एक फॉर्मूला निकाला है लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 आर्मस्ट्रॉन्ग अंडर रूट v। अगर हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू है तो हम किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए सीधे उससे संबद्ध जो डी ब्रॉगली वेव है या मैटर वेव है उसकी वेवलेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद कि ये जो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस था जिसके आधार पर हमने इतनी सारी बात कही, तो उनका प्रूफ क्या था? तो डेविसन और जर्मन नाम के दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1927 में 1923 में डी ब्रॉगली ने हाइपोथेसिस दिया था, और 1927 में जो डेविसन और जर्मर नाम के दो वैज्ञानिक थे उन्होंने उनके हाइपोथेसिस को कंफर्म किया। उन्होंने स्टडी की इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग की फ्रॉम अ टारगेट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल क्रिस्टल ऑफ निकल। अब निकल को यूज करते हुए उन्होंने इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग को स्टडी किया। जैसा आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है जिसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो मूविंग पार्टिकल हैं, उनको इधर इलेक्ट्रॉन गन के थ्रू उनको रिलीज किया जाता है जो कि निकल क्रिस्टल पर टारगेट होते हैं, यहाँ से स्कैटर्ड होंगे, और स्कैटर्ड होने के बाद जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर के थ्रू एट द डिफरेंट डिफरेंट स्कैटरिंग एंगल पर हम उनको निकाल लेते हैं और साथ में ही उनकी इंटेंसिटी भी निकाल लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट बात है जो हमने यहाँ पर इस पॉइंट के थ्रू दी हुई है कि जो ये निकल क्रिस्टल है उसको हम कुछ एक अलग तरीके की जो पोजीशन थी उसको यूज किया गया था। ठीक है, कि उसके जो टारगेट निकल क्रिस्टल था उसको हमने जो प्लेन 111 प्लेन्स के पैरेलल में उसको कट किया था, जिससे कि इंसिडेंट जो बीम यहाँ से आ रही है वो बिल्कुल नॉर्मली यानी कि परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर आए उस 111 प्लेन की। ठीक है, अब इसके बाद उन्होंने क्या किया, ये एक्सपेरिमेंट हो गया, इंटेंसिटी हमें प्राप्त हो गई। यहाँ पर
इंटेंसिटी निकाल ली, यहाँ से थीटा निकाल लिया और उसके बाद इन्होंने क्या किया, एक पोलर ग्राफ ड्रॉ किया। पोलर ग्राफ किस किस के बीच में, इंटेंसिटी और स्कैटरिंग एंगल के बीच में। ठीक है, अब जो इन्होंने ग्राफ लिया उसके लिए एक्सेलरेटरी पोटेंशियल v की वैल्यू सेम है। ठीक है, और एजीमुथल जो प्लेन्स है 111 वो भी फिक्स है, यानी ये जो दोनों वैल्यूज हैं ये दोनों हमने एक ग्राफ के लिए फिक्स कर दी। ठीक है, फिर हमने दूसरा लिया तो उसमें v की वैल्यू को चेंज किया, फिर ग्राफ लिया, फिर हमने v की वैल्यू को फिर चेंज किया, फिर उसमें पूरे के पूरे अलग अलग स्कैटरिंग एंगल्स पर इंटेंसिटी को देखते हुए। तो यहाँ पर जो हमें कई सारे फिर सेट्स जो मिलते हैं तो हम इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग उसको स्कैटरिंग एंगल थीटा के साथ प्लॉट करते हैं, जो कि आई और थीटा में जो हमें ग्राफ मिले उनको डेफिसन जर्मर जो वैज्ञानिक थे उनको जो ग्राफ मिले वो कुछ इस तरीके के मिले। जैसे कि फर्स्ट उन्होंने लिया कि 44 वोल्ट पर एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, अब की बार उन्होंने 44 लिया तो उस पे जब उन्होंने स्कैटरिंग एंगल्स देखे ये जीरो के बाद जैसे जैसे, अब यहाँ पर देखिए इंसिडेंट जो बीम है वो 90 डिग्री, यानी कि अपन यहाँ से यूं चल रहे हैं, अपने जो ग्राफ है वो इस तरीके से चलेगा ना कि 0 डिग्री से। ठीक है, जो आप एक बार दोबारा देख लें कि ये जो एंगल है यहाँ से डिटेक्टर को हम फर्स्ट पोजीशन उसकी यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, और 90 डिग्री के बाद हम उसे कम करते 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 इस तरीके से घुमाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पोजीशन कौन सी है, 90 डिग्री। तो जैसे ही उन्होंने 90 डिग्री से उसको कम करना यानी घुमाना शुरू किया तो उनको क्या हुआ, इंटेंसिटी बढ़ रही है, देखिए ये इंटेंसिटी बढ़ रही है। फिर उसके बाद जैसे ही वो 60 डिग्री पर आए इंटेंसिटी पीक पे हुई, फिर आगे उन्होंने और डिटेक्ट किया तो इंटेंसिटी कम हुई और उसके बाद कांस्टेंट हो जाती है। इसी तरीके से 48 पर जो ये एंगल था ये कुछ 60 से कम प्राप्त हुआ। फिर 54 डिग्री पर जो ये मैक्सिमम पीक वाला एंगल था वो 50 डिग्री पर प्राप्त हुआ। इसके बाद 60, 64 और 68 पर भी इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट रिपीट किया और सारे के सारे पोलर ग्राफ को स्टडी करने के बाद उन्हें मिला कि ये जो 68 वोल्ट पर तो हमें पीक आना ही बंद हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट चीज। दूसरी कि जो इन्होंने 54 वोल्ट पर जो इनको ग्राफ मिला था उसमें इंटेंसिटी बहुत ज्यादा मिली थी, यानी मैक्सिमम जो इंटेंसिटी है वो थीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री पर प्राप्त होती है और एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल उस समय कितना है, 54 वोल्ट। ठीक है, तो ये जो एक्सपेरिमेंट था ये बिल्कुल डी ब्रॉगली वेव्स के साथ एसोसिएट किया। तो इसके बाद इसका मैथमेटिकल जो एक्सप्लेनेशन था कि भाई अब ठीक है रिजल्ट तो अच्छे आ रहे हैं लेकिन अब मैथमेटिकली यानी इसको हम किस तरीके से प्रूफ करें, तो उसके लिए इन्होंने जो ये डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको ब्रैग्स डिफ्रैक्शन जो हमने पढ़ा हुआ है एक्सरेज के लिए, जो ब्रैग डिफ्रैक्शन हम पढ़ते हैं तो बिल्कुल उसके इक्वलेंट उसकी थ्योरी को समझाने की कोशिश की। अब इसमें जो प्लेन है वो 111 हमने लिए हैं, मतलब कि निकल के जो n इज इक्वल टू 1 वाला जो प्लेन है उसी से स्कैटरिंग हो रही है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास ब्रैग कंडीशन आ जाती है 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। तो इस फॉर्मूले में d जो है, अब देखिए d यहाँ पर कैपिटल D है एटॉमिक इंटरडिस्टेंस, और जो d है वो इंटरप्लेन डिस्टेंस है, और इन दोनों के बीच में अगर हम रिलेशन निकालते हैं तो स्मॉल d इज इक्वल टू कैपिटल D साइन एल्फा आता है। एल्फा इज इक्वल टू है π/2 माइनस थीटा बी। अब ये थीटा बी जो है ये ब्रैग एंगल कहलाता है जो कि हम स्कैटरिंग के लिए देख रहे थे, और थीटा इज इक्वल टू आ जाता है 2 फाई, जो यहाँ पर देखिए ये जो एंगल है
तो यहाँ से जब इन तीनों वैल्यूज को हम इसमें रखते हैं तो हमारे पास आ जाता है कैपिटल D sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। और जो हमने एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यूज ली थी तो उसके लिए निकल क्रिस्टल के लिए D की वैल्यू हमें पता है। एक्सपेरिमेंटली थीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री पर इंटेंसिटी मैक्सिमम हमें मिली थी तो थीटा हमने 50 डिग्री रखा और लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट की तो 1.65 आर्मस्ट्रॉन्ग मिलती है। ठीक है, और जो हमने थ्योरेटिकल डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए एक फॉर्मूला दिया था जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल के साथ रिलेट किया था। ठीक है, कि यदि हमारे पास पोटेंशियल है तो हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकाल सकते हैं। तो उस फॉर्मूले में जब हम इसे रखते हैं तो वहां से हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 1.67 आर्मस्ट्रॉन्ग। अब इन दोनों वैल्यूज को अगर हम देखें तो ये लगभग क्या है, इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल जो इसकी एरर है जिसको हम बहुत अच्छा कह सकते हैं नियर अबाउट इक्विवेलेंट ही है। तो इससे ये मैथमेटिकल और थ्योरेटिकल जो वैल्यूज थी वो एग्री कर रही थी। तो डेविसन जर्मर वाला जो एक्सपेरिमेंट है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम हमारे क्वांटम मैकेनिक्स के फर्दर टॉपिक्स को कंसिडर करेंगे। सो आप मिस ना करें। थैंक यू।